हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हुआ है एसएससी एमटीएस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम, उसके पूरे 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम, जीके जीएस और इंग्लिश के भी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले भी जो 3 शिफ्ट हुआ है उसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जा कर के ज्वाइन करिए और वहाँ पीडीएफ अवेलेबल है। उसमें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन भी है और क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, समझें। जैसे कि भारतीय स्पेस स्टेशन के बारे में आया था कल के पहले शिफ्ट में, तो आज के भी कल के तीसरे शिफ्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आया था। तो ऐसे बहुत सारे थीम रिपीट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन अच्छे से जो जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम हो रहा है, प्रीवियस सिटिंग के, वो लगा करके जाइए। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का। ये पहला क्वेश्चन है, कुनबी डांस इज फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। कुनबी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जो है हमारा गोवा का फोक डांस है। ठीक है, कुनबी डांस। कुछ और भी फोक डांसेस देख लेते हैं गोवा का। तो फुगदी, ढालो और ढेकनी, ये 3 जो है ये भी गोवा के फोक डांसेस है। कुनबी डांस जो है वो कुनबी ट्राइबल कम्युनिटी परफॉर्म करता है। एग्रीकल्चर लाइफ, नेचर वर्शिपिंग और डेली एक्टिविटीज़, दिनचर्या में जो भी एक्टिविटी होता है उसके लिए ये कुनबी जनजाति जो है कुनबी डांस परफॉर्म करता है। ये तीनों याद रखिएगा, फुगदी, ढालो और डेकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठवा निघेर डांस इज प्राइमरली अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो राठवा निघेर नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात का लोक नृत्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, राठवा निघेर। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस देख लेते हैं गुजरात के। तो पधार, हुडो, टिप्पणी, ढांगी और भाववी। और ध्यान रखना है, गरबा और डांडिया रास को यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2023 में ऐड किया गया था। 2025 में जो है वो दिवाली को ऐड किया गया है यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। गरबा जो है वो ऐड किया गया था 2023 में। गरबा भी फोक डांस है गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस नॉवल लेडीज टेलर? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिया हजेला। ठीक है, ये इनका डेब्यूट नावल है। ये पहली बार ये नावल मतलब इनका पहला नावल है बिल्कुल। और ये 1947 के भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद की कहानी है। इसमें जो केंद्र किरदार है वो गुरुदेव नानक नाम का एक सिख किरदार है, जो कि पाकिस्तान से दिल्ली आता है। ठीक है, पाकिस्तान से दिल्ली आता है। तो गुरुदेव नाम का एक व्यक्ति के ऊपर ये नावल लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला मुख्य रूप से किस शैली में से प्रभावित है? द आर्किटेक्चर ऑफ पंचमहल बिल्ट बाय अकबर इन फतेहपुर सीकरी इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच स्टाइल? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बुद्धिस्ट विहार मंदिर शैली के ऊपर। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल। तो इसको हवा महल भी कहते हैं और लगभग 176 कार्व्ड पिलर्स है इसमें। हिंदू और बुद्धिस्ट स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है, हिंदू के टेम्पल्स और बुद्धिस्ट के विहार स्टाइल में बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने स्टैब्लिश किया था 1571 से 1585 एडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्ष 1969 में 14 निजी बैंकों के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण से पहले भारत का एकमात्र राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? तो सबसे पहला जो नेशनलाइज्ड बैंक था ना, वो था हमारा SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया, पब्लिक सेक्टर में मिला दिया। ठीक है, तो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा।
जो स्टेट बैंक का पुराना नाम है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका नेशनलाइजेशन जो है वो गोडवाला कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर हुआ था और 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। 1969 में 14 मेजर प्राइवेट बैंक को एक साथ नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। तो यही है हमारा, हिंदी में यहाँ पे है, देख लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट इज लोकेटेड इन दिल्ली? तो ये जो है हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में लोकेटेड है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हुमायूं का मकबरा जो है वो 1993 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था, ठीक है। और ये हुमायूं का जो मकबरा है वो हाजी बेगम ने बनवाया था, हुमायूं की पत्नी ने, 1565 से 1572 के बीच में, ठीक है। फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में है और 1781 में हुगली रिवर के किनारे फोर्ट विलियम को बनाया गया था। हवा महल जो है वो जयपुर में है और महाराणा सवाई प्रताप सिंह ने इसे 1799 में जयपुर में बनवाया था। आगा खान पैलेस पुणे में है और ये जो है यहाँ पे गांधी जी को इम्प्रिजन किया गया था, ठीक है, मतलब नज़रबंद किया गया था आगा खान पैलेस में ही। ये हिंदी में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर का पौधा किस पेड़ या अन्य सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? विद द हेल्प ऑफ विच स्ट्रक्चर डज पी प्लांट क्लाइंब अप अ ट्री और सपोर्ट? तो ये टेंड्रिल्स के हेल्प से चढ़ता है, क्लाइंब करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 297 ईसा पूर्व बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य ऑन द मौर्यन थ्रोन इन 297 बीसी? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार पिता था अशोक के, तो बिंदुसार के बाद अशोक बैठा था। तो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 297 से 273 तक बिंदुसार ने राज किया था और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो श्रवणबेलगोला कर्नाटका चले गए थे भद्रबाहु के साथ, फिर सल्ले खाना के वजह से इनका डेथ हो गया था, ठीक है। बिंदुसार को अमित्र घाट भी बोलते थे, मतलब स्लेयर्स ऑफ एनिमी, और ग्रीक लोगों ने इन्हें ये टाइटल दिया था बिंदुसार को, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म अपना लिए थे और बिंदुसार जो है वो आजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे, ठीक है, ध्यान रखना है। जो अशोक और दशरथ थे, अशोक जो थे वो आजीविका सेक्ट के लिए भी ये केव्स डोनेट किए थे, बराबर और नागार्जुनी केव, और दशरथ जो है अशोक का पोता वो भी आजीविका सेक्ट के लिए केव डोनेट करता है, ठीक है। अब हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं मौर्यन डायनेस्टी का। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 बीसी, फिर उसके बाद बेटा बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, फिर अशोका द ग्रेट, फिर दशरथ मौर्य और उसके बाद संप्राति, ठीक है। ये मौर्यन डायनेस्टी का क्रोनोलॉजी है, याद कर लीजिएगा, यह हिंदी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? एट व्हाट इंटरवल ईयर ऑफ महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड इन प्रयागराज? तो ये इस बार जो है वो 144 वर्षों के लिए किया गया था, तो हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे महाकुंभ जो है वो 12-12 वर्षों पे होता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष पे आता है एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना एंड सरस्वती रिवर। अर्ध कुंभ जो है वो हर 6 साल में होता है। अर्ध का मतलब आधा होता है, इसीलिए 12 का आधा कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। और महाकुंभ मेला जो है वो 144 साल पे आता है। तो ये जो कुंभ मेला 12 साल का है, ये 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 144 आता है, तो इसीलिए इसे महाकुंभ कहते हैं। और इस बार का ऑस्पिशियस ओकेशन ऐसा था कि ये 144वां साल वाला ही महाकुंभ आया था, इसीलिए 60 करोड़ से ज़्यादा लोग गए थे महाकुंभ नहाने। अब देखते हैं कि 4 प्लेसेस जो है वहाँ कहाँ कहाँ कुंभ आयोजित होता है। कुंभ आयोजित होता है तो प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती के पास जो इस बार हुआ था 2025 में, फिर हरिद्वार में होता है गंगा के तट पे
उज्जैन में शिप्रा नदी है और नासिक में गोदावरी। तो यह 4 जगह पे कुंभ आयोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल, कुस्कुटा और कितनी चिचड़ी टिक्स किस प्रकार के जीवों के उदाहरण है? कैस्कुटा एंड टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो ये पैरासाइट के एग्जाम्पल है। अमरबेल आपने देखा होगा कि पीले कलर का एक बेल टाइप का पतला पतला सेवई टाइप का शेप रहता है और वो पूरे पौधे पे लग जाता है, तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स और लिक्विड फ्लूइड्स जो है प्लांट का वो सक कर लेता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, तो उसे ही कैस्कुटा बोलते हैं। उसका साइंटिफिक नेम डोडर है। ठीक है, डोडर होता है। अब जो यहाँ पे एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं। तो पैरासाइट जो है वो डिपेंड करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको होस्ट कहते हैं, न्यूट्रिशन होस्ट से चूसता है। पैरासाइट हार्म तो करता है होस्ट को लेकिन मारता नहीं है। ठीक है, कैस्कुटा जिसको डोडर बोलते हैं ये प्लांट पैरासाइट है, प्लांट के ऊपर लग जाता है अमरबेल और न्यूट्रिएंट सक करते रहता है। ठीक है, टिक्स जो है वो एनिमल पैरासाइट है, ये डॉग्स और कैटल और बिल्ली और कभी कभी इंसानों के ऊपर भी चिपक जाते हैं और खून पी करके जिंदा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, as per DPIIT data, which state has attracted the highest foreign direct investment in India during first half of April-September financial year 2024-25? मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये आदमी करके ही नहीं जाएगा, इतना सारा डेटा है, हर क्वार्टर के लिए कैसे याद करेगा, और वो भी इतना पुराना 2024-25 का। इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। लेकिन एक तरह से जज कर सकते थे कि महाराष्ट्र का जो GDP है, ये GSDP है, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट, वो सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरस यहाँ पे महाराष्ट्र ही है, तो हमारा आंसर हो जाता महाराष्ट्र। ये गेस पे आप काम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो इसका एवरेज हाइट हो जाएगा 13 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना हाइट है ट्रोपोस्फेयर का। तो जो पोल है उस पे 8 किलोमीटर है। क्यों? क्योंकि पोल पे जो वायु है वो काफ़ी कम तापमान होता है वायु का, तो वो ज़मीन पे बैठता है, इसीलिए वहाँ पे आपका कम ये है, पोल पे ट्रोपोस्फेयर का लेयर का कम डिस्टेंस है, और इसलिए भी कि वहाँ पे जो है ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा लगता है। इक्वेटर पे कितना है? इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सनलाइट डायरेक्ट लगता है इक्वेटर पे, और हवा जो है वो काफ़ी ऊपर तक राइज कर जाता है, इसलिए 18 किलोमीटर है। तो इसलिए एवरेज देखा जाए तो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, 75 से 80% जो टोटल मास है एटमॉस्फेयर का वो आपका ट्रोपोस्फेयर में ही मिलता है। ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन होता है, रेनफॉल भी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, और बिजली कड़कने इसी लेयर में होता है, बिजली भी ट्रोपोस्फेयर में ही कड़कता है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट देख लेते हैं। तो जैसे जैसे प्रत्येक 165 मीटर के हाइट पे आप जाइएगा ना ट्रोपोस्फेयर में, तो 1 डिग्री टेम्परेचर का गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो ये कीवर्ड्स देख लीजिए। ट्रोपोस्फेयर में ऑल वेदर कंडीशंस होता है, बारिश, बिजली कड़कना, सब कुछ। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट है जो यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। मीजोस्फेयर में मीटियोर बर्न हो जाता है, मीटियोर जैसे ही मीजोस्फेयर में घुसता है उसमें आग लग जाता है। ध्यान रखना है मीजोस्फेयर ही जो है कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। थर्मोस्फेयर में रेडियो वेव्स, एफ वेव, डी वेव, ये सब थर्मोस्फेयर में जाता है, और एक्सोस्फेयर यहाँ पे सैटेलाइट प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बंगाली नॉवल आनंद मठ? तो ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके लेखक है। ये न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ था काफ़ी वंदे मातरम के ऊपर, और वंदे मातरम जो है आनंद मठ में ही लिखा गया है।
तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं आनंद मठ से रिलेटेड। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, 1882 में इसे पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये ग्रेट बंगाल फेमाइन 1970 के बारे में है, और सन्यासी रिबेलियन जो हुआ था उसका भी इसमें मेंशन है। वंदे मातरम जो है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, वो भी इसी से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था 1896 के कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ये 12th सेशन था। ठीक है, 12th सेशन था। हिंदी में है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर मेम्ब्रेनोफोन्स? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्ट्रूमेंट विथ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये तबला, जो ढोलक, ये सब होता है, उसी को मेम्ब्रेनोफोन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, तबला हो गया, ड्रम हो गया, ढोल हो गया, मृदंगम हो गया, केटल ड्रम हो गया। ठीक है, जो वाइब्रेट करता है जब भी उसे हाथ से पीटा जाता है। ठीक है, वाइब्रेशन का साउंड निकालता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ एंशियंट इंडियन म्यूजिक ट्रीटाइज बृहदेशी? तो ये मातंग मुनि ने इसे लिखा है, इंडियन म्यूजिक ट्रीटाइज बृहदेशी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, सारंग देव ने संगीत रत्नाकर लिखा है, और पंडित दामोदर ने संगीत दर्पण लिखा है। ये सब म्यूजिक और डांस से ही रिलेटेड पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म चाल्कोलिथिक इज यूज्ड टू डिनोट विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री? तो चाल्को मतलब होता है कॉपर, और लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो तांबा और पत्थर का युग, कॉपर एंड स्टोन एज इज द राइट आंसर। बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चाल्कोलिथिक, चाल्कोज मतलब कॉपर, लिथोज मतलब स्टोन। बोथ स्टोन टूल्स और कॉपर टूल मिलता था यहाँ पे। ये ब्रोंज का भी, कॉपर का भी टूल मिलता था, और ये पत्थर का भी। ठीक है, ये जो चाल्कोलिथिक कल्चर है, आहार कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर, ये आपका गोदावरी रिवर और मध्य प्रदेश वाला इलाका में ये सब कल्चर मिलता था चाल्कोलिथिक पीरियड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड गैसेज एंड लिक्विड इज नोन बाय विच नेम? तो ये ड्रैग बोलते हैं इसे। ठीक है, पानी में जो फ्रिक्शन लगता है उसे ड्रैग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बहुत आसान क्वेश्चन है। बर्फ जो है, पानी बन जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन लोग का कुछ इंपॉर्टेंट ये देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, तापमान, वह तापमान जिस पर द्रव्य उबाल गैस में बदल जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। तो अभी हमने देखा फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पे लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल जाता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पे गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, द हाईएस्ट टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। द सरफाएसी एक्ट 2002 इज प्राइमरी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सरफाएसी अधिनियम 2002 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित है। जो लोग लोन लेते हैं, जो कंपनियां लोन लेती हैं, वो जब लोन नहीं चुका पाती तो वो जो भी मॉर्गेज या ये कर्ज लेने टाइम जब वो एसेट रखती हैं एज अ कोलैटरल, तो वो जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है तो उसे बेचने के लिए जो भी रूल्स है वो सरफाएसी एक्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, सरफाएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो एसेट जो 90 दिन से ज़्यादा हो गए और इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कैटेगरी में आ जाता है। तो ध्यान रखना है, 90 डेज होता है, उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लिया जाता है उस अकाउंट को। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ग्रेट्यूटस
ग्रेटिटस, ग्रेशियस, ग्रेटिशियस और ग्रेटिटियस। तो इसमें से कौन सा सही वर्ड है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेट्यूटस। ठीक है, इसका मतलब होता है गिवन फ्रीली विदाउट पेमेंट। फ्री में आप किसी चीज़ को देते हैं, उसका पेमेंट नहीं मांगते हैं, तब उसको ये बोलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ वर्ड ब्रिस्क। तो इसका मतलब होता है स्लो। ब्रिस्क का सही विलोम शब्द है, एंटोनिम जो है स्लो है। ब्रिस्क मतलब फास्ट होता है, लेकिन इसका एंटोनिम पूछा है मतलब उल्टा, तो उसका आंसर हो जाएगा स्लो। ब्रिस्क मतलब फास्ट होता है। ठीक है, ब्रिस्क का अर्थ फुर्तीला या तेज होता है, लेकिन उसका उल्टा जो है वो स्लो होता है, धीमा। एंटोनिम पूछा है। क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम कास्ट द फर्स्ट स्टोन। इसका क्या मतलब है? तो इसका जो है ऑप्शन सी, द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज एंड फाइंड फॉल्ट। तो कास्ट द फर्स्ट स्टोन मतलब कोई कुछ कर रहा है, उसमें आप पहले व्यक्ति हैं जो उसमें गलतियां और खामियां निकाल रहे हैं, तो आप कास्ट द फर्स्ट स्टोन कर रहे हैं। ठीक है। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। बिफोर यू कास्ट अ फर्स्ट स्टोन रिमेंबर दैट यू हैव मेड मिस्टेक्स टू। आप किसी के काम में गलतियां निकाल रहे हैं, उससे पहले ये देख लीजिएगा कि आप खुद भी गलतियां करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट एक्यूरेट एंटोनिम ऑपोजिट ऑफ द वर्ड बोरो। बोरो मतलब पैसे लेना, तो इसका उल्टा हो जाएगा लेंड। ठीक है, पैसे देना किसी को, तो इसको लेंड बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये रह गया था। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स रिलेवेंट टू सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका मतलब होता है क्लोजली रिलेटेड, अप्रोप्रिएट टू मैटर बीइंग डिस्कस्ड, हर कमेंट्स वेयर नॉट जेन्युइन ऑफ द टॉपिक। मतलब जेन्युइन का मतलब है कि आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड आप टॉपिक्स का बात कर रहे हैं, दूसरे चीज़ के बारे में नहीं। तो यही है। ठीक है, तो हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तबीयत ख़राब है फिर भी बना दे रहा हूँ वीडियो, ताकि हेल्प हो जाए कुछ लोगों को। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप ज़रूर सक्सीड करेंगे।